गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है शहर में चुनाव आया है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच, या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. अमृत काल का ये पहला बजट वंचितों को वरीयता देता है। दो 2023 का बजट आ चुका है और उसे लेकर पहले से लगाए जा रहे कई कयासों में से कुछ सही निशाने पर लगे, कुछ खाली गए हैं। वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत कई बड़ी राहत भरी घोषणाएं की, चाहे सीनियर सिटीजन्स हों, महिलाएं हों, टैक्स पेयर हों, युवा हों, बच्चे, सबके लिए बजट में कुछ ना कुछ जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए इसे देश का विकास बढ़ाने वाला बताया। प्रधानमंत्री ने बजट को गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला बजट बताया। तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी बजट बता रहे हैं। अब ये जेंडर बजटिंग पर फोकस है या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोक लुभावन बजट, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बजट में किसके लिए क्या है। बजट की जो 5 सबसे बड़ी बातें हैं वो आपको दिखा देते हैं। इसमें खास तौर से बजट की जो 5 सबसे बड़ी बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में क्या रखा है। सबसे बड़ी बात जो आज के बजट की खास रही वो मिडिल क्लास के लिए 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। ये एक बड़ा फैसला किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। पिछले काफ़ी सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ था टैक्स स्लैब के अंदर। दूसरी बड़ी बात है निचले तबके के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा, जिसे 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है गरीब लोगों के लिए, पिछड़े तबके के लिए, युवाओं के लिए, यूथ के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे। ये एक बड़ा काम किया गया है कौशल योजना के तहत। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे, जिस पर खास तौर से काम किया है प्रधानमंत्री की ये बड़ी योजना थी, जिससे माना जा रहा है कि रोजगार भी बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी और जो स्किल हमारा जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा स्किल्ड होगा, ज़्यादा उसका कौशल बढ़ पाएगा। किसानों के लिए 20 लाख करोड़ का कृषि कर्ज उसमें रखा गया है। मछली पालन के लिए 6000 करोड़ की योजना रखी गई है। ये किसानों के लिए बड़ा काम है। इसमें बात हुई है। 2023 के बजट की जो मुख्य बात रही वो थी टैक्स स्लैब में बड़ी छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि नए टैक्स रिजीम के तहत अब 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स रिबेट को बढ़ा दिया गया। इससे पहले यह रिबेट 5 लाख रुपए तक मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या है नई जो रिजीम है, टैक्स रिजीम, उसको हम लोग देख लेते हैं। 7 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है। आय यदि 7 लाख से ज़्यादा हो तो किस तरह से टैक्स होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक पर जो पहले नील टैक्स 2500 रुपये लगते थे, अब वो नील हो गया, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। 3 से 6 लाख पर 5% था, जिसमें 15,000 रुपये अब हो गए, जो पहले 22,500 रुपये लगती थी। और 6 से 9 लाख रुपए यदि इनकम है तो 10% टैक्स है। अब 45,000 रुपये हो गया, जो 60,000 रुपये लगा करता था। तो यानी करीब 15,000 रुपये की रियायत उसमें हो गई है। 9 से 12 लाख की यदि उम्र है तो टैक्स 15% है। 90,000 रुपये हो गया, जो पहले 1,15,000 होता था। और 12 से 15 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। उसमें 1.5 लाख लगेगा, जो 1,87,500 रुपये होता था। कहते हैं बजट कभी राजनीति से अछूता नहीं रहता। चुनाव से पहले हमेशा लोक लुभावन बजट की अपेक्षा की जाती है। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, 9 राज्यों में, फिर अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में इस बजट को भी लोक लुभावन होने की उम्मीद की जा रही थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। निर्मला सीतारमण के पिटारे से हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ निकला। आइए अब आपको 2 चुनावी बजट के बारे में बताते हैं जब चुनाव के दौरान सरकार ने आम लोगों को लुभाने की कोशिश की थी। ये 2 बजट का जिक्र करते हैं। 2019 में जब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उस समय ग्रामीण केंद्रित बजट पेश किया गया था। रूरल सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रखा गया था।
हालांकि उस बजट को पीयूष गोयल साहब ने पेश किया था, लेकिन बनाया वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने था उस वक्त। बीजेपी के पांव गांवों में मजबूत करना चाहते थे अरुण जेटली, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो गांवों पर, रूरल सेक्टर पर उन्होंने खास तौर से फोकस किया था। इसलिए बजट में कृषि और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी ताकत लगाई गई थी। ये उस बजट की बात है जिसमें अरुण जेटली साहब ने किया था, मोदी सरकार थी। इससे पहले यदि हम यूपीए सरकार का चर्चा करें तो 2014 के चुनाव से पहले 2014 में पी चिदम्बरम ने यूपीए सरकार का अंतिम बजट पेश करते हुए करीब करीब यही एक्सरसाइज की थी। उस समय भी गांव में फोकस किया गया था। चिदम्बरम ने कई प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम आदमी को राहत दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनावी बजट भाषण बताया। सुन लेते हैं कि दोनों ने क्या कहा है, फिर उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं और उनकी जो जो बातें बाहर उन्होंने कही है, वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। चुनाव से पहले टैक्स में छूट हाल के दिनों में मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। देश में 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं और जिन राज्यों में चुनाव है वहां इनकी संख्या 1 करोड़ 33 लाख के करीब है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार का बजट चुनावी है? महिला, बुजुर्ग, मिडिल क्लास, क्या पूरी उन लोगों की आस हुई है जो वो उम्मीद कर रहे थे? और क्या अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा ये बजट? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साबित मलिक साहब हमारे साथ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के निदेशक प्रोफेसर अमन अग्रवाल साहब हैं, उजाला सिग्नल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुशील बजाज साहब हैं और टैक्स एक्सपर्ट नीरज अरोरा साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, थोड़ा सा आप हमें समझा दें इसका फाइनेंस क्या है, क्या गणित है बजट का? देखिए जी, जो बजट है, मेरे विचार में जो बजट इस बार आया है, जैसे पहले 5-6 बजट हमें देखने को मिले हैं जिसमें रिफॉर्म्स आए हैं, अलग अलग चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो डिजिटल रुपी हो, चाहे वो रेलवेज़ के अंदर हो, चाहे डिफेंस के अंदर डोमेस्टिकेशन हो, जहाँ पे डिफेंस में रिसर्च एंड R&D और हिंदुस्तान से ही प्रोक्योरमेंट की बात की गई हो, चाहे वो क्रेडिट स्कीम की बात हो,
चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड को अलग अलग चीज़ों, तो जो भी चीज़ की जा रही थी वो अलग अलग रिफॉर्म के तरीके से जो की जा रही थी, मेरे विचार में ये बजट उसी का एक एक्सटेंशन, जैसे पहले था उसी टाइप का एक एक्सटेंशन है। जरूर हमें देखने को मिला एक चीज़, जो 8 साल से टैक्स के अंदर ट्वीकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी, इस बार थोड़ा ट्वीकिंग जो की गई है, और वो भी इसलिए की गई है कि जो पुराना सिस्टम है जिसको एबॉलिश करके नया एक पोर्टफोलियो अप्रोच सिस्टम जो निर्मला सीतारमण जी ने 2 साल पहले किया था, उसकी तरफ लोगों का रुझान हो, उसकी तरफ मूवमेंट हो, और कंजम्पशन ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं खपत, पैसे की खपत की बात की जाए कि लोग पैसे को बचा के संभाल के सेव करके रखे, वो मार्केट में आए, चाहे वो खरीदने में लगाएं, चाहे घर खरीदने में लगाएं, चाहे पढ़ाई के खर्चे में लगाएं, चाहे किसी भी चीज में लगाएं, उसको बचा के अगले 10 साल तक रखने के लिए ना रख के वो उस पे लेके आए। दूसरी चीज जो देखने को मिली, जैसे राष्ट्रपति जी ने भी कल कहा था, महिला के ऊपर तवज्जो दिया गया, जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके टैक्सेस भी कम किए गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी एलोकेशन बढ़ाया गया, महिला को सेविंग्स के अंदर भी, चाहे वो 2 लाख रुपए का हो या एक स्पेशल सेविंग स्कीम की बात हो, ये देखिए सीनियर सिटीजन्स को भी कुछ देने की बात की गई, जहां पे उन्होंने कहा कि 15 लाख की जगह हम 30 लाख रुपए तक का आपको लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट, और मंथली इनकम सेविंग स्कीम जो थी उसमें भी 4.5 लाख से 9 लाख रुपए, ये जो 5 से 7 भी बढ़ाया गया, और जो अलग अलग स्लैब भी बढ़ाए गए, जो देखने की बात है, उन्होंने एक चीज दी है कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा है पूरी जो जनसंख्या है, जो अलग अलग वर्गों की इनकम है उसको जोड़ के पूरी जनसंख्या से जब डिवाइड किया था, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसको जब डिवाइड किया था, तो कितनी इनकम एक तरीके से एवरेज बैठती है उसको निकाल के देखा जाता है। तो वो बताया उन्होंने कि 1,91,000 के करीब बैटरी है पर कैपिटा, 94,000 के करीब बैटरी है जो पर कैपिटा इनकम जो बैठ के बना रही है। तो जो उस पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ देखा गया, तो उन्होंने देखा कि जो लोअर मिडिल क्लास है उनकी भी इनकम के स्तर बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, उसी हिसाब से ट्वीकिंग करना टैक्स के अंदर भी, और जो बाकी जो MIS हो या सेविंग स्कीम्स हैं उनके अंदर वो ट्वीकिंग करना जरूरी है, इसलिए वो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, ताकि एक थोड़ा सा तबका बढ़े, और क्योंकि वो पर कैपिटा में बढ़ा है तो वहां पे भी बढ़ना जरूरी। जी, टैक्स पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं किसान यूनियन के चौधरी सवित मलिक साहब भी जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, किसानों को बड़ी उम्मीद थी, पिछले 2 साल किसानों से लड़ते झगड़ते, कुछ मिलते मिलाते मनाते चलते गए सरकार में। इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? लोन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए दिए सरकार ने। विजय जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया किसानों की बात रखने का। जी सर। और मैं किसानों की तो बात बताऊंगा, लेकिन आजकल किसान भी अपना हिसाब किताब जोड़ लेते हैं। जी, जो ये 7 लाख वाला सुबह से चल रहा है ना, ये एक आम आदमी की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। जी, इसमें आप देखेंगे जो 5 लाख वाला था उसमें बहुत सारी सुविधाएं थी, और 7 लाख वाले में अगर हम बच्चे की ट्यूशन फीस दे रहे हैं या मेडिक्लेम पॉलिसी करवा रहे हैं या और थी, उनका रिबेट खत्म कर दिया है। जी, अरे वो तो 5 वाला ही बढ़िया है, इसमें तो 10 कर देते तो भी नुकसान है। आपके पास एक्सपर्ट बैठे हैं, इनसे पूछिए कि ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि नहीं। टैक्स एक्सपर्ट से पूछेंगे। मैं किसानों के बारे में आप थोड़ा सा मुझे किसानों की बात मैं आपको बता दूं। जी, अमृतकाल जी, ये अमृतकाल किसानों का है या उद्योगपतियों का है? उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ माफ किया जाता है और किसानों को 20 लाख करोड़ लोन देने की बात की जाती है। अरे 1 लाख करोड़ आप किसान का माफ कर देते, उनका पूरे देश का वो हो जाता। किसान जो देश की आत्मा है उसको आपने ठगने का काम किया जी। जब आज अगर मोदी जी ग्लोबल बने हुए हैं, आज हमारा देश अगर सर्वश्रेष्ठ है, क्यों है? वो किसान के दम पर है। किसान देश की आत्मा है। जब कोरोना काल में अच्छा देश धराशायी हो गया और हमारे सभी उद्योग धंधे बंद हो गए और सभी लोग घर में बैठे थे, उस वक्त किसान खेतों में काम कर रहा था और उसने देश की जीडीपी को बढ़ाने का काम किया। जो देश की जीडीपी बढ़ा रहा है, जो देश की आत्मा है, आप उसका बजट काट दे रहे हैं। आपने मजदूर का बजट काट दिया, 35,000 करोड़ मनरेगा का काट दिया। अरे क्या दिया है आपने? किसान और मजदूर को जो कृषि यंत्र है वो 28% GST पे दिया जाता है। आप कह रहे हैं हम 20 लाख करोड़ देंगे। अरे किसान को लोन देकर उसकी जमीन नीलाम कराएंगे। आपने पिछले 5 साल में किसान की आय 35% माइनस में चली गई। आपने वादा किया था 2022 में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। कैसे आय दुगनी करेंगे? कोई एक फार्मूला बता देते। नीरज अरोड़ा साहब, आप टैक्स एक्सपर्ट भी है, टैक्स का झोल अभी सवित मलिक साहब भी कह रहे थे, हमें तो खैर समझ में नहीं आता कि क्या होता है। एक कहावत मैंने सुनी थी गांव में, जब हम लोग खाना खाते थे, कि वो थाली में अगर खिचड़ी रखी है
तो बोले घी किधर से डालना, बोले किधर से भी डाल जाए तो खिचड़ी में ही। नहीं, जो मैंने कहा एक्सपर्ट साहब से पूछो, वो वही गलत है पूछ कि रहा हूँ सही मैं है? सर, वही पूछ रहा हूँ। में ही जाता है घी, तो वो टैक्स कहीं से भी ले, आम आदमी की जेब से ही निकल रहा है। कहीं कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं। देखिए, पहले हमें सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी विजय जी जी कि देश कैसे चलता है। जी देश को चलाने के लिए हमें टैक्स की कलेक्शन होना जरूरी है। जी अगर आम आदमी से टैक्स नहीं आएगा, मिडिल मैन से या जो बड़े लार्ज कॉर्पोरेट हैं उनसे टैक्स नहीं आएगा, तो देश कैसे चलेगा। जी टैक्स की कलेक्शन के दो सोर्स हैं, एक हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सभी कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे उनकी इनकम टैक्सेबल है चाहे नहीं है। आप बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं, तब भी कुछ ले रहे खरीदते हैं जिसपे जीएसटी लगा होता है आप। दूसरा है डायरेक्ट टैक्स, जो आप अपनी इनकम पे देते हैं। जी अब देखिए, इनकम पे जो टैक्स है उसका सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है हमारे देश में। लास्ट ईयर 14.71 करोड़ के आसपास, लाख करोड़ के आसपास हमारा कलेक्शन हुआ है, जी जो हमारा मोर देन 85% टोटल बजट का हमारा रेवेन्यू है। जी अगर हमारे पास टैक्स नहीं होगा तो हमारा देश कैसे चलेगा। हम पाकिस्तान के बराबर खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान वाले हालात हो जाएंगे, श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। जी तो सबसे पहले हमें उन हालातों को ध्यान में रखते हुए टैक्स का रेट उतना रखना चाहिए, टैक्स कि हम सरकार जो है उस टैक्स से आगे डेवलपमेंट की काम कर सके। जी अब बात आती है कि एक आम आदमी को क्या मिला। जी देखिए, एक आम आदमी को जो इस बजट मिला, दो रिजिम हमारे पास चल रही हैं। जी। एक पहले ही ओल्ड रिजिम चल रही थी, अब एक और एक नई रिजिम चल रही जी। थी। उस नई रिजिम को थोड़ा सा उन्होंने एक और ट्विस्ट कर दिया इस बार कि उसमें स्लैब रेट चेंज कर दिए, और 7 लाख का जो बेनिफिट दे रहे हैं 87A का, वो सिर्फ नई रिजिम को दे रहे हैं। पुरानी रिजिम में जो टैक्स पे करेंगे उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट जो है, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए सरकार को कि आप नए टैक्स रेट में आए, और साथ में आपको हम ये इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देंगे। ठीक है नीरज जी, मैं इस पर समझूंगा आपसे। आपसे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, पहले जो ओल्ड स्कीम थी उसके आगे एक नई स्कीम ले आए, वो नई हो गई ओल्ड और नई पिछली बार भी, और अब फिर आपने एक ओल्ड और एक नई ले आए। इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी हमारे साथ डॉक्टर सुचिन बजाज साहब भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं उजाला सिकनेस हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, बहुत बात हो रही थी मेडिकल टूरिज्म की, हिंदुस्तान में आजकल मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है। अब गरीब के मेडिकल की बात तो करना बेकार हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेडिकल टूरिज्म का कोई फ़ायदा हुआ इसमें? विजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी। गरीबों के बारे में बात थोड़ी कम हो रही है। बात हो रही थी कि आयुष्मान भारत स्कीम को शायद बढ़ाया जाएगा, 60 करोड़ लोग अभी कवर करती है, तो उसको 40 करोड़ जिसको हम मिसिंग मिडिल बोलते हैं उनको भी कवर किया जाएगा। देखिए, हर साल 6 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे गिर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट। उनके पास पैसे वो बचा के नहीं रखते हैं हेल्थ केयर के लिए। शादियों के लिए हर कोई बचाता है, बट बीमारी के लिए कोई बचाता नहीं है। तो 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। तो वो जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं वो नीचे ना आए, इसके लिए उनको हेल्थ इंश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है। बट एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जो 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात हुई है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत सालों से चल रहा है कि बढ़ा रहे हैं डॉक्टर्स, बट उनको सपोर्ट करने के लिए नर्सेज कहाँ से आएंगे। जी, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल डिवाइसेस पे कोर्सेज करना, ये अच्छी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं कि हेल्थ बजट इन इट सेल्फ नहीं बढ़ाया गया है। जो प्रॉमिस किया गया था जब ये सरकार आई थी 2014 में कि हम लोग 2.5% GDP का हेल्थ बजट करेंगे, वो नहीं दिख रहा है अभी तक होता हुआ कहीं भी। इस साल तो शायद थोड़ा कम ही हो गया है, 0.1%। और दूसरा जो GST का इशू है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स GST एग्जेम्प्ट हैं सर्विसेज जो पेशेंट को दी जाती हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स जो सामान खरीदते हैं, जो सारा इनपुट लेते हैं, सब पर GST पे करते हैं। तो क्योंकि पेशेंट से GST चार्ज नहीं किया जाता है, तो हमें कोई भी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है हॉस्पिटल्स के लिए। और वो भी इस बजट में दोबारा से एड्रेस नहीं हुआ है, जो हम सोच रहे थे कि डेफिनेटली किया जाएगा, बट उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। सर, डॉक्टर बजाज, एक चीज़ समझना चाहता हूँ माफ़ी के साथ आपसे, कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम्स है, ये स्कीम दिखने में विजय त्रिवेदी जैसे आदमी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको तो समझ में आती है कि ये गरीब आदमी के लिए की गई है। लेकिन मुझे साफ तरीके से समझाइए कि ये जो मैच है, क्या कहते हैं इसको, मैच कहना चाहिए, नूरा कुश्ती,
वो इंश्योरेंस एजेंसी जो डॉक्टर सुचिन बजाज के हॉस्पिटल्स के लिए बनाई गई हैं मोटे तौर पर तो। देखिए जो फी फॉर सर्विस मॉडल है जिसमें कि पेशेंट अगर बीमार होगा और वो इंश्योर्ड होगा तो उसका इलाज होगा, अगर इंश्योर्ड नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा। ये फी फॉर सर्विस मॉडल बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बेसिकली फ्लॉड है। ये इंडिया और अमेरिका में ज़्यादा चलता है और हम लोग अमेरिका को एम्यूलेट करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चता है और उसके हेल्थ आउटकम्स क्यूबा से ख़राब हैं। तो फी फॉर सर्विस मॉडल चलता नहीं है क्योंकि इसमें इंसेंटिव्स कंप्लीटली मिसअलाइंड है पेशेंट और डॉक्टर के। देखिए अगर आपकी इंश्योरेंस है तो डॉक्टर का इंसेंटिव क्या है कि आप बीमार हो जाएं, आपको हार्ट अटैक हो जाए, आप मेरे पास आए, मैं छल्ला डाल दूंगा और पैसे कमा लूंगा तो मेरे को इंश्योरेंस से मिल जाएंगे। लेकिन आपका इंसेंटिव क्या है कि आपको हार्ट अटैक होना ही नहीं चाहिए, है ना? वही मैं पूछ रहा हूं कि उसमें हेल्थ सिस्टम तो कोई बदल नहीं रहा ना उससे। उसके लिए कौन काम करेगा? अगर मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है आपका हार्ट अटैक प्रिवेंशन के लिए। मेरे को तो 20 रुपए 50 रुपए की ओपीडी में क्या फायदा है अगर मुझे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं इलाज करने का हार्ट अटैक का। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन मॉडल है, आउटकम बेस्ड मॉडल है, कैपिटेशन मॉडल है, जिसमें फी फॉर सर्विस बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही एक एडवांस मॉडल है। उसमें आप देखिए कि उनके हेल्थ जो इंडिकेटर्स हैं वो बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई पेशेंट डॉक्टर को स्यू नहीं कर रहा है, मार पिटाई नहीं कर रहा है। क्या वो लोग कम एरर्स कर रहे हैं? ऐसा नहीं है ना। बट वहाँ पर एक वो फीलिंग ही नहीं है कि ये पैसे के लिए हमें काट रहे हैं या हमें तकलीफ दे रहे हैं पैसे के लिए। वहाँ गलती होती है तो मानते हैं कि भाई डॉक्टर से गलती हो गई होगी, क्या कर सकते हैं, सबसे होती है। बट इंडिया और यूएसए में क्योंकि लगता है पैसे के लिए काम किया जा रहा है तो फिर वहाँ पे गलती होते ही मार पिटाई भी होती है, वहाँ पर लीगल केसेस भी होते हैं। तो ये बेसिक मॉडल ही फ्लॉड है, उसको ठीक करना मुझे लगता है बहुत दूर की बात है। पर अभी कम से कम ये हो कि एटलीस्ट इंश्योरेंस हो जाए ताकि जेब से पैसा खर्चना ना पड़े, बस वो एक बड़ा फायदा उसका हमें घर ना बेचना पड़े अपना इलाज कराने के लिए। कम से कम ये हो जाए तो भी ठीक। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. अमृत काल का ये पहला बजट वंचितों को वरीयता देता है। बजट 2023 जो 23-24 के लिए लागू किया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चौधरी सवित मलिक साहब हैं, प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, डॉक्टर सुचिन बजाज हैं, नीरज अरोड़ा साहब हैं। अरोड़ा साहब, एक चीज़ समझाइए, टैक्स में एक बड़ा जो बदलाव है वो है कि 7 लाख रुपए तक की जो मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब बनाया गया, जिसमें ज़ीरो किया गया, जिस पर सवित मलिक साहब ने तो कुछ अलग से बताया है, उसको भी समझाइए। लेकिन एक जो सुपर रिच लोग हैं उनके टैक्स सरचार्ज को 7% कम किया है। इसमें कितना पैसा सरकार का वहाँ जाएगा और कितना पैसा यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा समझा सकते हैं मुझे? देखिए विजय जी, इसमें ऐसा है कि एक तो जो सरकार 87(8) का जो नया रिबेट लाई है जिसमें 7 लाख तक एग्जम्प्ट है, वो सिर्फ उनके लिए है जो नई रिजम में जाएंगे। जो पुरानी रिजम में यानी कि जिनको अपनी सेविंग्स का बेनिफिट लेना है, जिनको अपने हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना है, जिनको एचआरए का बेनिफिट लेना है, उनके लिए वो स्कीम नहीं है। अगर उन्होंने सेविंग्स कर रखी है और उनकी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो उनको बेनिफिट नहीं होने वाला है उसमें। तो उनके लिए बेनिफिट तभी है जब वो पुरानी स्कीम में ही रहें, सो दैट उनको हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाए, आपका जो है इसका बेनिफिट मिल जाए, आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैं मोटे तौर पर ये समझना चाहता हूँ कि इससे सरकार की जेब कितनी कट रही है और वो जो 7% है जो आपके मित्र लोग हैं सरचार्ज में से, उससे कितनी कट रही है? मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए किसी की इनकम 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए के ऊपर एवरेज रेट हमने 30% अगर ले लिया तो 30 लाख रुपए अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं तो 30 लाख रुपए के टैक्स के ऊपर उनको पहले 37% सरचार्ज देना पड़ रहा था। जी ठीक है, अभी वो 25% हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो आपका गैप है 12% का वो आएगा 30 लाख के ऊपर। ठीक है, जो इक्विवेलेंट टू 3 लाख एक हो गया और 3,60,000 के आसपास जो है सरकार को लॉस हो जाएगा। 3,60,000 का नुकसान किया जी 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 कि बहुत से लोग जो हैं अपनी इनकम को हायर स्लैब में जाने से रोकते थे ताकि उनको सरचार्ज नहीं लगे। वो अपनी इनकम को डाइवर्ट करके दूसरी किसी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कर लिया या पार्टनरशिप फर्म में कर लिया। तो सरकार ने ये भी सोचा कि ये टैक्स रेट तो बहुत हायर है। अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्री में हमारा जो टैक्स रेट है इंडिविजुअल के ऊपर सबसे हायर साइड पे ऑलमोस्ट जाता है।
तो सरकार ने ये समझा कि ये यहाँ पर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, तो वहां पर उनको रिलीफ दिया। जी ठीक है। प्रोफेसर अमन अग्रवाल साहब, थोड़ा सा आप भी इसकी मुझे मैथमेटिक्स समझा दीजिए कि क्या है। एक मैं पढ़ रहा था कि 1949 में जब देश आज़ाद हुआ था और पहला बजट बना था तो हमारे यहाँ टैक्स था 10,000 रुपये पे 4 पैसा। वहाँ से हम कहाँ पहुँचे, थोड़ा सा समझाएंगे दोनों बातें। और एक जो अरोड़ा साहब समझा रहे हैं, जब हम आज़ाद हुए थे उस समय इनकम टैक्स के अंदर 99% टैक्स था 47 के अंदर जी, और अब हम इस समय लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं इंडिविजुअल के केस में। जी जहाँ तक आपने बात की कि जो बेनिफिट है कितना, सरकार कह रही है जो बजट में लिखा है कि 35,000 करोड़ का उनको नुकसान होगा जो ये रिबेट दी गई है, चाहे 2 से 5 में किया हो या जो 3 लाख रुपए मिनिमम किया हो या अलग अलग स्लैब बनाए हैं, 6 स्लैब बनाए हैं, ठीक है। उसकी वजह से या जो सरचार्ज कम किया है, टोटल जो उनको नुकसान होगा रेवेन्यू कलेक्शन में वो 35,000 सर करोड़ मुझे का बाइफर्केशन में समझना है। नहीं, देखिए बाइफर्केशन इसका नहीं मिल सकता है क्योंकि वो आंकड़े कि कितना लोग कितना ले रहे हैं कितना नहीं ले रहे हैं वो किसी के पास, हमारे में से किसी के पास भी नहीं है, तो इसलिए वो बाइफर्केशन करना मुश्किल है। पर अगर मैं इसको मोटा मोटा बताऊं तो करीबन ये 35,000 करोड़ का 50% तो आप ले लीजिए जो सुपर रिच के लिए नीचे से आएगा और 50% जो है सुपर रिच से आएगा। ठीक है, 35,000 करोड़ जो है कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होता है जो रिबेट वो कम कर रही है, क्योंकि जो अगर कोई अभी जो प्रॉब्लम पिछले 2 साल में जब से अमेरिका के डॉलर बढ़ने लगा और कोविड के दौरान के बाद से जो टैक्स की रिच के ऊपर टैक्स किया जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी कहा जा रहा था और भी जगह कहा रहा था, तो काफ़ी सारे जो हिंदुस्तानी जो रिच लोग थे वो बाकी देशों में जाना शुरू कर रहे थे क्योंकि ये सरचार्ज बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, तो अगर वो लोगों को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं और हमारा फिर भी टैक्स कलेक्शन कर पा रहे हैं तो ये जो 35,000 करोड़ की जो फिगर आ रही है उसमें काफ़ी हद तक कम हो जाएगी है, क्योंकि वो टैक्स जो लोग बाहर जाके शिफ्ट कर रहे थे या मॉरिशस शिफ्ट कर रहे थे या दुबई शिफ्ट कर रहे थे वो नहीं जाएंगे और वो यहीं पे रहेंगे और यहीं पे निवेश करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, वो मॉरिशस पहुंच के निवेश तो यहीं पे कर रहे थे, पर वो दिखा रहे थे कि मॉरिशस से निवेश हो रहा है या नीदरलैंड के थ्रू निवेश हो रहा है या लग्जमबर्ग के थ्रू निवेश हो रहा है, तो वो टैक्स भी वहां पे चला गया, पैसा भी वहां चला गया और टैक्स हेवंस की वजह से वो नुकसान हो रहा था। तो ये सरकार ने कोशिश की है कि वो टैक्स हेवंस का नुकसान ना हो 35,000 करोड़ लोगों को दिखाने के लिए, पर इतना नुकसान मेरे विचार में होने की उम्मीद नहीं है। डॉक्टर सुचिन बजाज, मैं मलिक साहब के पास आऊँ, लेकिन आपसे समझना चाहता हूँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि मेडिकल कंपोनेंट्स पर हमारे जो भी टूल्स हैं उस पर जीएसटी को लेकर सरकार ने काम नहीं किया। आप समझते हैं कि यदि उस पर काम किया जाता और मेडिकल टूरिज्म पर कुछ काम किया जाता तो हमारा हेल्थ सेक्टर में कुछ बदलाव होता? डेफिनेटली, देखिए जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं मेडिकल डिवाइसेस पर, उन पर कोई चेंजेस नहीं है। एक पिछले साल एक आया था कि मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इंसेंटिव्स होंगे। एक हैदराबाद के पास ऑल इंडिया मेडिकल टेक्निकल जोन भी है, AIMTZ भी बना, जिसमें बताया गया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को। लेकिन अभी तक उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस हमें ज़्यादा दिख नहीं रही है। अभी भी हॉस्पिटल्स को अनफॉर्चुनेटली चाहे CT स्कैन खरीदना हो, चाहे कार्डियक कैथ लैब खरीदना हो, चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदना हो, ज़्यादातर डिवाइसेस इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। ये काफ़ी एक दुख की बात है। और फिर ऑब्वियसली आप इंपोर्टेड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, चाहे तो महंगा इलाज होगा, तो महंगा इलाज होगा, उसकी मेंटेनेंस भी महंगी होगी और वो हमेशा डॉलर लिंक्ड रहेंगे। जैसे जैसे डॉलर बढ़ता जाता है इनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं। तो ये एक इशू हमें हमेशा से लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो ये आज अनाउंसमेंट हुई है मेडिकल डिवाइसेस कोर्सेज और मेडिकल डिवाइसेस रिसर्च पर, वो होपफुली कुछ हमें हाँ सपोर्ट देगी कि ये अगर R&D बढ़ती है तो इसके लिए कुछ हमें मैन्युफैक्चरिंग भी दिखेगी साथ में। सेकंड, GST का जैसे मैंने बताया कि GST में एक इशू परसिस्टेंटली चल रहा है और वो कई बार हमारी बॉडीज़ ने, हमने खुद जाकर भी मिनिस्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया है और वो कोई कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, वो बहुत इजीली सॉल्वेबल है कि हमें टैक्स एग्जेम्प्ट से 0% टैक्स पर अगर वो कर दें तो पेशेंट को भी कोई नहीं मिलेगा इसमें प्रॉब्लम, बट वो अभी तक नहीं हो पाया। चौधरी साहब, सरकार ने जो है किसान कानून जिसको लेकर आंदोलन हुआ था वो किसान कानून वापस ले लिए, लेकिन आप हैं कि आपकी नाराज़गी कमी नहीं होती, कितने नखरे हैं आपके? विजय जी, जो हमारे साथ होता है हम उसको सत्य बोलते हैं जी, जो इन लोगों को समझ में नहीं आता जी। ये बताइए, अभी जो हमारी चर्चा चली, मैंने बताया था कि 10 लाख करोड़ का लोन माफ़ किया जी, जो इन्होंने खुद संसद में कहा,
अभी जो हमारे मित्र बैठे हैं उन्होंने कहा कि जो टैक्स हमारा हाईएस्ट था वो 42 पॉइंट कुछ % था, जिसको घटा के इन्होंने 33 पॉइंट कुछ कर दिया, जिससे लगभग 35 लाख करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। तो क्या जो देश को चला रहा है, जो देश को मजबूत कर रहा है, जो देश की आत्मा है, जो रोजगार भी देगा, खाने को देगा, उसके लिए 3 लाख करोड़ भी नहीं है जी। हमको तो लोन देंगे, हमारी तो जमीन नीलाम कराने का काम करेंगे जी। हमारे तो जो कृषि यंत्र है उन पे आप 28% तक GST लगाएंगे जी। हमको तो जो खाद बीज है वो मिलेगा नहीं, खाद समय पे नहीं मिलेगा, खेती हमारी माइनस में जा रही है। अरे थोड़ा बहुत किसान के लिए सोचिए, आप सब उद्योगपतियों को बांट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो आज अपने बजट प्रतिक्रिया में कहा कि ये गांव, गरीब और किसान का बजट है। गरीब किसान का लिए मनरेगा का 35,000 करोड़ रुपए काट दिया है। वो क्या कैसे हो गया गरीब मजदूर का जी? उसमें किसान भी आता है, मजदूर भी आता है, जो छोटा किसान है मनरेगा में काम करता है जी। लेकिन वो तो आपका फायदा हो रहा था। पहले आप कह रहे थे कि ये मनरेगा की वजह से किसान का जो मजदूर है वो मिलता ही नहीं है खेत में। हम ये कह रहे, जब कोरोना काल आया उस वक्त जो अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया वो मनरेगा का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था किसान के साथ साथ जी। उसका जो पैसा था वो आके बचा है। आज सब लोग जमीन पे आ रहे हैं। हमारे पड़ोसी देखो कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान देखो, श्रीलंका देखो और देश देखो, लेकिन हम लोग किसान के दम पर यहाँ रुके हुए हैं और उसी की आप गर्दन काटने का काम कर रहे हैं। अरे वो देश की आत्मा है। अगर आप किसान को बढ़ाओगे तो आपका देश बढ़ेगा। आप जवान और किसान के बारे में कुछ सोचते नहीं है, उद्योगपतियों के लिए सोच रहे हैं जी। उद्योगपति कुछ नहीं देगा, ये जब इसकी जेब में आ जाएगा ये भाग जाएगा जैसे पहले भाग गए हैं जी। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, देखिए जी, मैं कुछ इस बात पे कृषि के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो मेरा सलाम किसानों को, किसान भाई बहनों को, सबको, जो हिंदुस्तान में करीबन 65 से 68% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की किसान के अंदर काम कर रही है और करीबन 72% पॉपुलेशन जो है कृषि और कृषि उद्योग में लगी हुई है। और जो कोरोना काल निकला, जिस तरीके से किसान भाई बहनों ने काम किया वो सराहनीय है। हम लोग दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के, बेंगलोर में बैठ के, गुजरात में बैठ के खाना खाते रहे, वो सिर्फ उनकी बदौलत है जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोन है पिछले 6 साल पहले तक करीबन 5.5 लाख करोड़ का वेवर हर साल हो रहा था, सरकारें दे रही थी। इस सरकार ने भी शुरू के 2 साल में दिया जी। करीबन 15 से 19 लाख करोड़ का जो है वेवर करीबन 15 साल के दौरान में दिया गया जी, जिसमें से करीबन 60% किसान भाई बहनों को ही दिया जाता था। ठीक है जी। पहली बात तो ये समझना जरूरी है, वो कौन देता था? आप और मैं जो टैक्स पे करते हैं वो देते थे जी। और उनका बेनिफिट कौन लेके जाते थे? छोटा किसान नहीं लेके जाता था, जो लेके जाता था मोटा और बड़ा किसान लेके जाता था जी। इस सरकार ने पिछले 1-1.5 साल में लैंड को भी डिजिटलाइज करने की कोशिश की, किसान भाई बहनों को भी डिजिटलाइज करके डिजिटल नंबर देने की कोशिश की है। क्यों करी है? ताकि जो बड़ा किसान है उसको जो मुआवजे का बेनिफिट है ना दिया जाए, जो छोटा किसान है, छोटी जमीन वाला है, उसको वो मुआवजे का बेनिफिट दिया जा सके। अगर वेवर करे तो दे। आज भी करीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ का वेवर सरकार हर साल दे रही है, जिसमें से करीबन 50% किसानों को ही जा रहा है, क्योंकि ये किसान का जो वेवर है सेंटर भी देती है, स्टेट्स भी देती हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना वोट बैंक के चक्कर में देती रही हैं उसको, और कोई विड्रॉ नहीं हो रहा है उसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए, पर किसान की मांग ये है कि भाई मेरा जो पैदावार है उसका सही दाम दो। मेरे को बिजली मुफ्त में नहीं चाहिए, पानी मुफ्त में नहीं चाहिए, उसके दाम लो ठीक, पर मुझे दो तो सही। अगर बिजली आप मेरे को 15 मिनट आधा घंटा दोगे जैसे पिछले 50 सालों में चलता आ रहा है और कहोगे मुफ्त की बिजली दे रहा हूं, तो उससे क्या फायदा होगा मुझे? ठीक है, कोई रिबेट तो नहीं मिलेगी जी। तो मेरे विचार में किसान भाई बहनों को प्रोडक्शन का जो वो पैदावार कर रहे हैं, अगर ठीक दाम देके बिचौलिए का सिस्टम खत्म करके एक मार्केट सिस्टम जो लॉ के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से लाया जा सकता है। चाहे वो जेम्स के मार्केट से हो, चाहे वो और मार्केट के माध्यम से हो, मंडियों को जोड़ के किया जाए, वो देके किसान की आय को ठीक किया जाए,
वो जरूरी है, ना कि ठीक है। ये फ्री में पैसा देके किसी को लाठी पकड़ा दी जाए जो जिंदगी भर अफीम की तरह उसको लाठी का काम करे। ठीक है, चौधरी साहब आप जोड़ना चाह रहे हैं कुछ? विजय जी, मैं ये कह रहा था कि जो ये बता रहे हैं वो जो नॉर्मल किसान है उसको नहीं मिलता है जी, वो उसको मिलता है जो उद्योगपति है, नेता है और बड़े अधिकारी है जी। और जब उनकी आय ज्यादा हो जाती है वो दिखाते हैं, जैसे कुछ उदाहरण सुने हैं, पता नहीं वो सत्य है कि गमले में टमाटर उगा दिए, बैंगन उगा दिए, वो लोग वो रिवेट ले जाते हैं। जो आम किसान है उसको कभी कोई लाभ नहीं मिलता है। हम कह रहे जब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो उद्योगपति पे, तो जो आपको खाने की व्यवस्था कर रहा है, जो आपको रोजगार दे रहा है, जो देश को चलाने का काम कर रहा है, जिसका एक बेटा बॉर्डर पे रहता है, एक बेटा किसानी करता है, उसको क्या आप नहीं दे सकते हैं? छोटे किसान को आप माफ नहीं कर सकते? आप बार बार कह रहे सम्मान निधि दे रहे, सम्मान निधि दे रहे। अरे जब आपने सम्मान निधि शुरू करी उस वक्त महंगाई क्या थी, आज क्या है? उस वक्त डीजल पेट्रोल का रेट क्या था? 55 रुपये था जब इनकी सरकार आई, आज 90 रुपये प्लस है। तब हमको जो है रसोई गैस सिलेंडर 350-400 का मिलता था, आज 1100 का मिलता है। उस वक्त खेत की बिजली 350 रुपये की थी, आज 1100 रुपये प्लस है। उस वक्त DAP 750 रुपये की आती थी, आज वो 1500 प्लस हो रही है, 1350 है। ठीक है। यूरिया का रेट बढ़ा है, खाद बीज के बढ़े, और कृषि यंत्रों के तो बढ़े ही। कृषि यंत्रों से, और हम ट्रैक्टर खरीदने जाए तो हमारी जमीन गिरवी रखी जाए, और उद्योगपति 10 लाख ले ले, 20 लाख ले ले, कितना भी ले ले करोड़ में, उसका कोई गारंटर नहीं है, वो लेकर भाग जाए। जी नीरज जी, समझाइए आप, ये इतनी बड़ी बड़ी रकम तो मैंने लिखने में भी मेरे से नहीं आती। ये 10 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ आप लिखते हो, फिर आप कहते हो कि 35% 50% उनका टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया, 50% स्लैब में यहाँ कम कर दिया। क्या है, क्या ये खेल? देखिए, मैं हमारे सहयोगी जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर इनका टैक्स रेट कम नहीं किया तो होता क्या है, ये जो बड़े उद्योगपति हैं या जो बड़े टैक्स पेयर हैं अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज कर लेते हैं। जी, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेंज होता है कि आप 180 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप वहाँ के वहाँ की रेजिडेंशिप आपने ले तो ली। किसान तो जाएगा तो नहीं बेचारा, तो उसको तो मरने दीजिए। किसान की बात नहीं बताएंगे। अरे सर, 2-3 लाख करोड़ मैं भैया किसान हमको की बात दिलवा पे भी आ दो, रहा हूँ। इस देश के किसान को उतारो नीरज जी जाए। समझा रहे, मैं उनसे वैसे ही पूछ हमको जी 2-3 मैं लाख किसान करोड़ की बात दिलवा पे भी आ रहा दो। हूँ। जी चौधरी साहब, मैं किसान की बात पे भी आ रहा हूँ। जी जी, आप एक बात देखिए, तो अभी तो पहले हमने वो टैक्स बचाना है जो हमारे यहाँ आ सकता है और किसी दूसरी कंट्री में ना जाए। जी, सबसे पहली बात तो उसको तो हमने इसी तरीके से बचाना होगा, और जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको हमें इंसेंटिव देना होगा, MSME को बढ़ाना पड़ेगा ताकि रोजगार बढ़े, और स्टार्टअप को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या किसान को मना है कि वो MSME ना चलाएं या ये स्टार्टअप ना चलाएं? वो भी अभी एक लेटेस्ट स्कीम आई है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स को जो गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर जितने भी टैक्स पेयर हैं, मीडियम क्लास हैं या सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन भी टैक्स दे रहा है। गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने, मैं किसी भी गवर्नमेंट पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो बड़ा जमींदार है, चाहे छोटा जमींदार है, चाहे मीडियम साइज का जमींदार है। जी, आप मुझे बताइए, एक बड़ा जमींदार जो करोड़ों रुपए कमाता है, ठीक है, वो उतने ही साधन यूज करता है इस देश के जितना एक आम आदमी यूज करता है। जी, जो 6 लाख रुपए कमा रहा है, जो 8 लाख रुपए कमा रहा है, तो लेकिन बड़ा जमींदार है वो करोड़ों भी कमा रहा है। हाँ, उसका टैक्स नहीं इसलिए जाता क्योंकि उसके ट्रैक्टर पर सिंबल लगा हुआ पार्टी का। नहीं, देखिए ना, क्या वो बड़ा जमींदार, जिस दिन हमने बड़े जमींदारों को टैक्स के दायरे में ले आया, लाना शुरू कर दिया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये पॉलिटिकल डिबेट बन जाएगा। सर चौधरी साहब यही तो कह रहे हैं कि वो बड़ा जमींदार, तो कहने के लिए वो नीरज जी उसका नाम लिखते हैं बड़ा किसान। नहीं, क्या आप बताइए कि बड़े जमींदार कोई नहीं है? कमा रहा है तो उसको टैक्स के दायरे में लाइए। जी, तो हम वही तो कह रहे हैं कि फिर उनको लाने में क्या परेशानी। ये एक छोटा सा मुझे उदाहरण समझाइए कि जैसे घर में कोई बेटा है जो माँ बाप की सेवा कर रहा है, उसका ध्यान ना रखें, जो विदेश चला गया पढ़ लिख कर, उसके नखरे पूरे किए जाए। ऐसा ही है ये सर, आप टैक्स एक बात देखिए, अगर कोई विदेश जा रहा है, ठीक है, तो वो एक तो हमारा टैक्स कलेक्शन कम हो गया, दूसरा वो इन्वेस्टमेंट बाहर से भेजेगा यहाँ पर, उसको FDI के थ्रू या दूसरे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, अगेन वो पैसा बाहर एज ए डिविडेंड बाहर ले जाएगा। ठीक है, तो देश का पैसा बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब देश का पैसा बाहर जाना क्या हमारे देश के लिए अच्छी बात है? जी ठीक है, मैं इस पर आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया बेटे का जो यहाँ पे रह रहा है और विदेश जा रहा है। जी, पहली बात तो अगर हम विजय माल्या की बात करें, जी,
12,000 करोड़ है ना जी। उसकी प्रॉपर्टीज को बेच के 20,000 करोड़ इकट्ठा कर रही है सरकार जी। उसको दुनिया भर में बदनाम कर दिया जी। उसका धंधा बंद कर दिया। और लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कंपनी के अंदर? लिमिटेड, ये भी कंपनी है आपकी जो चैनल चल रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है जी। उसका मतलब होता है कि मेरी लाइबिलिटी सिर्फ मेरी इक्विटी शेयर तक है, उसके बियॉन्ड नहीं है जी। और उसके घर जायदाद सारी आपने कब्जे में कर ली, जी। बदनाम कर दिया, उसका जीना हराम कर दिया। फिर आप कैसे कह रहे हैं? आपको पता है अगर मेरे को 10 लाख रुपए का भी लोन लेना हो आज बैंक से और मैं अगर 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई करूं तो मुझे पर्सनल गारंटी देनी पड़ती है उस लोन के अगेंस्ट, जबकि रिक्वायर्ड नहीं है पर बैंक लेता है। वो कहता है 10 लाख रुपए तक का लोन मैं आपको नहीं दूंगा अगर आप पर्सनल गारंटी नहीं देंगे। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं कि विदेश चला गया बिना पैसा लिए? आप मुझे बता दें, किसानों को लाखों करोड़ दिए जा रहे हैं, मेरे मित्र कह रहे हैं 1 करोड़ क्यों? 10 लाख से ऊपर वाले किसान को क्यों नहीं टैक्स किया जाए? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं किया जाए, पर आप ये बात कह रहे हैं कि विदेश चला। अरे भैया उसको कितना पैसा, अब नीरव को ले लो, उसकी जिंदगी बहुत आराम है क्या? उसके कितने एसेट्स हैं जितना कब्जा कर लिया, डायमंड पे कब्जा कर लिया, आपको लगता है सारे ही उड़ गया क्या पैसा? कोई पूरा पैसा, आप खुद सोचो 12,000 करोड़ की जगह आप 20,000 करोड़ के उसके एसेट्स को लिक्विडेट कर चुके हो, उसके बाद भी उसको उसमें डाल, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं लौट कर आ रहा है ना। आप इसका मतलब घाटा किसका हो रहा है? मेंबर पार्लियामेंट बनाए, क्यों बनाए मेंबर पार्लियामेंट ऐसे आदमी? ठीक है, डॉक्टर सुचित बजाज बनाए, कुछ तो सीमा का ध्यान रखो। और आप उसको ये कहना कि किसी बहुत उद्योग बन गया है, वो रिस्क भी ले रहा है, पैसा भी निवेश कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, हॉस्पिटल भी चलते हैं, उनको मालूम है कैसे रिस्क लिया जाता है हर एक जने का। छोटा छोटा पैसा लेने के लिए बैंकों में कैसे रोना पड़ता है, एक एलसी लेने के लिए, एक क्लियरेंस लेने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए कैसे रोना पड़ता है। कृषि में ऐसा रोना नहीं पड़ता है, आप जाके देखिए। ठीक है, जमीन ले ली जाती है, तो जमीन को ही ले लेते हैं। कृषि का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है ताकि सेग्रीगेट किया जा सके, जो गरीब किसान है, छोटी जमीन वाला किसान है, उसको बेनिफिट मिल सके, जो अमीर किसान है उसको बेनिफिट कम किया जा सके। जी डॉक्टर सुचित बजाज, बात बड़े छोटे की किसी से नाराजगी की नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो घर में आपको प्रॉपर्टी दे रहा है, जो आपको अनाज दे रहा है, क्या उसकी चिंता सरकार की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? और जैसे हमने कहा कि मेडिकल पूरा सिस्टम पर है, उसके लिए जो रिस्क ले रहे हैं उस पर तो सारा काम हो ही रहा है, उसका पैसा भी मिल रहा है, पैसा नहीं भी मिल रहा, वो सब परेशानियां हैं। सर एक छोटी सी किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, उस पर आप मुझे जवाब दीजिएगा। जो प्रोफेसर अमन अग्रवाल ने कहा, एक बैंक के बहुत बड़े ऑफिसर चेयरमैन ही थी, उनसे मैंने पूछा था एक ज़माने में जब वो चेयरमैन बने कि सर मैडम 10,000 रुपये का लोन लेना हो तो बैंक के 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं और दुनिया 100 कागज़ जमा कराने पड़ते हैं, और 10,000 करोड़ का लोन लेना हो तो चेयरमैन 100 चक्कर लगाता है बैंक जिसको लोन दे रहा है उसके। कुछ गलत कहा मैंने डॉक्टर बजाज? देखिए ये तो पुरानी कहावत है, हमारे दादा परदादा को खींचता है कि जितना पैसा आपके पास है उतना आसान होता है पैसा लेना। तो ये बैंकों के बारे में भी कहावत है कि जब आपको असली में अगर जरूरत है पैसे की तो बैंक कभी लोन नहीं देगा आपको। बैंक तभी आएगा देने जब आपके पास पहले ही बहुत सारे पैसे हैं, कहेंगे आपके पास 5,000 करोड़ है, आप 15 और ले लो मेरे से, आप रखो, कुछ लगाओ, कहीं कुछ बिजनेस करो इसका। तो ये तो रूटीन की बातें, देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता आया है। और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सोशल सिक्योरिटी नेट है जो उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। कोई भी इंसान भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पैसे के अभाव में हेल्थ केयर ना मिले, जो पैसे के अभाव में मर जाए, जो पैसे के अभाव में भूखा रह जाए, जो पैसे के अभाव में अनपढ़ रह जाए। अगर हम हेल्थ, एजुकेशन एंड फूड ये तीनों को सिक्योर कर देंगे तो फिर कोई रीजन नहीं है किसी को भी टैक्स ना देने का। अभी प्रॉब्लम क्या है कि टैक्स तो सब दे रहे हैं, लेकिन पानी के लिए अपना वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं क्योंकि पानी ठीक नहीं आता, सिक्योरिटी के लिए अपना गार्ड बिठाते हैं क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है। बच्चे को, मेरे कोलीग्स ऐसे जो महीने के 10, 20, 25 हजार रुपए कमाते हैं, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं। जो मेरी कार चलाते हैं, मेरे साथ में रहते हैं, उनके दोनों बच्चे। ठीक है, आप क्यों नहीं सरकारी स्कूल ठीक कर सकते? डॉक्टर बजाज, मैं चाहूंगा आपके जैसे विचार, मैं तो चाहता हूं कि अगली बार आप MP बनकर आ जाए, और ये भी मतलब दरख्वास्त भी करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा कि उसके बाद आपकी याददाश्त भी बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बजाज, प्रोफेसर अमन अग्रवाल, चौधरी साबित मलिक साहब और नीरज अरोड़ा साहब कि आपने वक्त निकाला और मेरा ज्ञानवर्धन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप इस बार के आम बजट से संतुष्ट हैं। इस पर 65% लोगों ने
हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 35% लोग इसके पक्ष में नहीं आए। यानी काफ़ी लोग हैं जो समझते हैं कि ठीक ठाक बजट आया है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। बजट पेश हुआ, हमेशा की तरह इस बार वाला भी ऐतिहासिक बजट बताया गया। सच बताऊं तो ऐतिहासिक बजट कहने के पीछे क्या मकसद है ये मेरे समझ नहीं आता। और तो और इसे ऐतिहासिक ना भी कहूं ऐसा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ बात तो पहली दफ़ा हुई है। वैसे देखें तो हर बार कुछ ना कुछ पहली दफ़ा होता है। इस बार क्रिप्टो करेंसी वाला बजट तो एकदम बवाल है। मतलब सरकार कहें तुम्हारा लाभ हमारा लाभ और तुम्हारा हानि सिर्फ तुम्हारा हानि, मतलब पूरा दिमाग लगाया है, इसीलिए तो ये चुनावी बजट कहलाया है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।